तो बच्चों, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम पहला चैप्टर ले रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल पूछे जा चुके हैं या विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र क्या है। देखो, अर्थशास्त्र की डेफिनेशन तो मैंने लिख रखी है इसमें, पर इसमें दुर्लभ साधनों के विवेकशील प्रबंधन। विवेकशील प्रबंधन का मतलब जो है कि हम अपने संसाधन को इस प्रकार से प्रयोग करें कि हमको जो है अधिकतम जो है लाभ प्राप्त हो, या अधिकतम उसका या उन संसाधनों का इष्टतम प्रयोग हो पाए। और उसमें फिर दूसरा है व्यष्टि स्तर और समष्टि स्तर। ये दो वर्ड भी इसमें इस्तेमाल कर रखे हैं, एक व्यष्टि स्तर और जो है समष्टि स्तर। अब व्यष्टि स्तर जो है हम छोटी छोटी, क्योंकि व्यष्टि आपको मालूम है कि हम उसमें छोटी छोटी इकाइयों को डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या है कि जो उत्पादक है और उपभोक्ता है। उपभोक्ता का कार्य क्या है कि उपभोक्ता चाहता है कि वो अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करे, जबकि उत्पादक का एक ही लक्ष्य होता है कि वो अधिक से अधिक लाभ जो है अर्जित करे। तो यही जो है इसमें लिखा है कि अर्थशास्त्र वह विषय वस्तु है जो कि दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार संबंधित है कि वैश्विक स्तर पर अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम करे। तो वैश्विक जो स्तर है उसमें अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम करेगा, तथा समष्टि स्तर जो क्या है बड़ा स्तर है, जहाँ हम पूरे देश के बारे में पढ़ रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, हमारा समाज आ गया। तो समाज का क्या है कि एक ही लक्ष्य है कि वो अपने कल्याण को अधिकतम करता है। तो इस प्रकार जो डेफिनेशन है वो बनती है कि अर्थशास्त्र वह विषय वस्तु है जो कि दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार संबंधित है कि वैश्विक स्तर अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम करते हैं तथा समष्टि स्तर पर समाज अपने कल्याण को अधिकतम करता है। फिर आता है दूसरा प्रश्न जो है, चयन की समस्या क्या है। अब आपको जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि चयन, और आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया भी होगा कि आर्थिक समस्या क्या होती है। तो आर्थिक समस्या का ही एक रूप जो है चयन की समस्या है। और इसको कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि चयन ना पूछ के कहते हैं चुनाव की समस्या क्या है। तो अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज आते हैं और वो अर्थशास्त्र का उत्तर ना लिखकर वो पॉलिटिकल साइंस में चले जाते हैं। तो इसलिए जब भी चयन या चुनाव की समस्या आपको अर्थशास्त्र में पूछी जाएगी तो ये क्या है, हमारे जो अर्थव्यवस्था में हमारे पास इतने साधन हैं, पर वो क्या है, साधन जो है वो सीमित रूप से है, जबकि हमारी इच्छाएं क्या हैं, बहुत ज़्यादा है। हमारी आवश्यकता क्या है, बहुत अधिक है। हमारी इच्छाएं जो असीमित हैं, जबकि इनको पूरे करने वाले संसाधन जो सीमित होते हैं। तो इसलिए जो चयन की समस्या का उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित होते हैं। और दूसरी ये तो है ही, इसके साथ साथ क्या है कि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। जो संसाधन हैं जैसे बिजली होगी, तो बिजली एक ऐसी संसाधन है जिसके अनेक प्रयोग हैं। या हम दूध ले लेते हैं, दूध के भी देखो आप कितने प्रयोग हैं। दूध से दही और चाय, मिठाई, तो इस प्रकार क्या है, घी भी दूध से बनता है। तो इस प्रकार उसके बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो जब इतने सारे वैकल्पिक प्रयोग होते हैं तो हमारे लिए हम जो बिजली या दूध जो सीमित मात्रा में है, संसाधन सीमित हैं, उसका किस प्रकार से हम प्रयोग करें, किन चीज़ों में हम प्रयोग करें, तो यही जो है एक चयन की समस्या इससे उत्पन्न होती है। फिर तीसरा प्रश्न क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसे कि हम ये चैप्टर ही व्यष्टि अर्थशास्त्र का है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन को जो हम कहते हैं कि वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, या छोटे स्तर पर हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब जिसमें क्या होता है, एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म या एक उद्योग, इनका अध्ययन जब हम करेंगे तो ये क्योंकि छोटे स्तर पर कर रहे हैं, तो इसलिए जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी हम कहते हैं। फिर इसके बाद एक प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये भी आता है, बजट रेखा क्या है, इसके समीकरण लिखो। अब बजट रेखा पढ़ने से पहले हमको आपने भी अपने जब चैप्टर पढ़ा होगा बजट रेखा का, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो बजट रेखा होती है वो ऐसे बंडलों को रिप्रेजेंट करती है जिसपे उसकी सारी जो आय है, वो जिसे उसकी मान लो 100 रुपये आय है, तो 100 के 100 रुपये उसके पूरे खर्च हो जाए, तो वो बजट रेखा कहलाती है।
जबकि अगर ऐसा हो कि जो उसकी आय है या तो उससे कम खर्च हो या उतना ही खर्च हो, तो वो कहलाता है बजट सेट। तो इसमें क्योंकि बजट रेखा पूछा है, तो बजट रेखा क्या है कि उन बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की आय, संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। अगर उसके 100 रुपये हैं तो इस प्रकार से खर्च कर रहा है कि उन बंडलों को इसमें दिखाएंगे जिसमें उसकी सारी आय खर्च हो जा रही है। और इसकी प्रवणता ऋणात्मक होती है, अर्थात नीचे को बाएं से दाएं, नीचे की ओर झुकी हुई होती है। यदि कीमतों और आय में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो बजट सेट में भी परिवर्तन आ जाता है। अर्थात अगर आय अभी 100 रुपये हम लेके चल रहे हैं, अगर यही आय हम 200 रुपये कर देंगे तो क्या होगा, बजट रेखा जो है वो बदल जाएगी। अर्थात अब बजट सेट भी बदल जाएगा क्योंकि अब उसमें ज़्यादा सामान हम खरीद सकते हैं। तो इसका जो समीकरण है वो P1x1 प्लस P2x2 है। यहाँ पर हमने दो वस्तु लिए हैं, x1 और x2, और उसी प्रकार से P1 है वो x1 वस्तु की कीमत है और P2 जो है x2 वस्तु की कीमत है। जब इन दोनों को हम इस प्रकार से रखते हैं तो ये हमेशा अगर m के बराबर आएगा तो वो कहलाएगी बजट रेखा। और अगर इसकी जगह अगर P1x1 प्लस P2x2 स्मॉलर देन और इक्वल टू m होगा तो इसका मतलब वो समीकरण हो जाएगा बजट सेट का। तो जब हम इसी बजट, अभी हमने केवल बजट रेखा का एक नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर जब हम दोबारा बजट रेखा दीर्घ उत्तर में लेंगे तो मैं इसको आपको और इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आता है एक दिश अधिमान से क्या आशय है। एक दिश अधिमान क्या है? मान लो हम किसी दो बंडलों का चयन कर रहे हैं, उन दो बंडलों में उसको एक बंडल जो है किसी को वो कोई भी उपभोक्ता पसंद करता है ना, तो वो कैसा बंडल पसंद करेगा। मान लो जैसे दो बंडल का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, एक बंडल में x1 वस्तु 5 है और x2 वस्तु 6 है, और दूसरे बंडल में क्या है, x1 वस्तु भी 6 है और x2 वस्तु भी 6 है। अब इस बंडल में क्या है, स्वाभाविक है कि जो भी उपभोक्ता होगा वो 5-6 की तुलना में 6-6 को अधिक पसंद करेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखो दूसरी इकाई तो x2 जो है दूसरी वस्तु दोनों में सेम है, पर पहले बंडल के मुकाबले दूसरे बंडल में ज़्यादा है, अर्थात वो 5 से अधिक है, 6 है। तो इसलिए जो उपभोक्ता होगा 6 के बंडल को पसंद करेगा। तो यही जो जिसको पसंद कर रहा है वही एक उपभोक्ता का एक दिष्ट अधिमान कहा जाता है। उपभोक्ता की इस प्राथमिकता को ही एक दिष्ट अधिमान कहते हैं। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि एक दिष्ट अधिमान किसी उपभोक्ता का अधिमान केवल उस स्थिति में एक दिष्ट होता है जब किन्हीं दो बंडलों के बीच उस बंडल को पसंद करता है जिसमें दूसरे बंडल की तुलना में कम से कम किसी एक वस्तु की संख्या अधिक हो तथा दूसरी वस्तु की संख्या भी कम ना हो। तो इसमें देखो आप दोनों, अब 5-6 और 6-6 का एग्जाम्पल ना लेके अगर हम 3-4 और 4-4 कह देते हैं, दो बंडल, एक 3-4 का और एक 4-4 का, तो आप देखो दूसरी जो वस्तु है 4-4 दोनों बराबर है, पर पहली वस्तु में जो है 3 से अधिक 4 इकाइयाँ दूसरे बंडल में है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 4-4 जो है वो उपभोक्ता का एक दिष्ट अधिमान है, क्योंकि वो उसको पसंद कर रहा है। क्योंकि उस पसंद क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें एक इकाई ज़्यादा मिल रही है उसके पहली वस्तु की, पर बाकी दोनों वस्तु जो हैं, जो x2 वस्तु दोनों में सेम है। तो ये प्रश्न भी एग्ज़ाम में आता है। तो अगर आपको जो भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ, अगर इसका आपको PDF चाहिए होगा तो आप अपना ईमेल एड्रेस इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो उसमें मैं आपके ईमेल में इसका PDF, जितने भी मैं आपको वीडियो बनाऊँगा उन सब के PDF मैं आपको आपके ईमेल एड्रेस में डाल दूँगा। इसके बाद जो इस वीडियो में हम एक प्रश्न और जो है डिस्कस कर लेते हैं, वह उदासीनता वक्र और इसकी विशेषताएं लिखिए। ये अक्सर जो आपको कम से कम 4 या 6 नंबर के प्रश्न जो आते हैं उसमें पाया जाता है, उसमें मिलता है आपको कि, और अक्सर ये हर साल एक साल छोड़कर ये प्रश्न जो है रिपीट होता है। तो इसलिए इस प्रश्न को भी ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उदासीनता वक्र क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो जैसा कि नाम है उदासीनता वक्र, तो उदासीनता वक्र क्या है, एक उदासीनता वक्र में एक वक्र में जितने भी बिंदु, जितने भी ऐसे संयोग होते हैं
उन वो सारे के सारे संयोग को जब हम जितने दी गई जो आय है उसमें जितने भी संयोग बनते हैं उसमें जो आपका एक्स वस्तु और वाई वस्तु के जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनको एक ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, रेखा चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट या एक वक्र के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस वो बंडल में उस एक वक्र की खासियत होती है कि उस में कोई भी संयोग अगर उपभोक्ता को दे दिया जाए तो वो उसको चुन लेगा, या मतलब वो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी कोई भी बंडल उसको उस रेखा में उस वक्र में कोई भी उसको संयोग दे दिया जाए। तो उदासीनता वक्र वो वक्र है जिससे विभिन्न बिंदुओं पर वस्तुओं के ऐसे संयोग बनते हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात एक वक्र में उसको जितने भी संयोग होंगे, जितने भी एक्स वस्तु और वाई वस्तु के संयोग होंगे, सारे के सारे उसके लिए समान होंगे, उसमें कोई किसी का ज़्यादा मान नहीं होगा। और वो कोई भी बंडल अगर चूज़ करता है तो उसको, या कोई भी संयोग वो चूज़ करता है तो उसको जो है संतुष्टि, समान रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। अतः वह ऐसे विभिन्न संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। तो क्योंकि उसे कोई भी मिल जाए, चाहे सबसे पहला वाला मिले या सबसे लास्ट वाला मिले, तो कोई भी उसको मिल रहा है तो उसके उसको समान संतुष्टि मिल रही है, इसलिए वो सभी संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न बंडलों को प्रदर्शित करता है जिन पर संतुष्टि समान होती है। अर्थात जितने भी बंडल हैं उसमें उसको समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम बना रखा है, इसमें आप देखो कि एक जो वाई अक्ष है उसमें एक्स वस्तु वाई वस्तु दिखा रखी है, और जो एक्स अक्ष है उसमें वस्तु एक्स दिखा रखी है, और इसमें तीन जो हैं उदासीनता वक्र बने हुए हैं, IC1, IC2 और IC3। तो अब इस उदासीनता वक्र की हम जो विशेषताएं पढ़ते हैं। उदासीनता वक्र दाहिनी ओर नीचे की ओर झुका हुआ होता है, जैसे कि देखो बाएं से दाएं जो है वो नीचे की ओर झुका हुआ है। फिर ये जो है मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। मूल बिंदु की ओर, यहाँ मूल बिंदु कितना है, 0, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। तो देखो उन्तोदर का मतलब होता है कॉन्वेक्स, जैसे कॉन्वेक्स लेंस बाहर को निकला होता है वैसे ये उन्तोदर होता है किसके प्रति, जो है ओरिजिन या उत्पत्ति के प्रति या मूल बिंदु के प्रति। उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। इसमें आप देखिए जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, तीनों के तीनों जो हैं किसी भी अक्ष को जो है टच नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक विशेषता है कि तीनों के जो जितने भी उदासीनता वक्र होते हैं वो किसी भी अक्ष को कहीं भी नहीं छूते, कहीं भी स्पर्श नहीं करते। फिर है उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। देखिए इसमें जितने भी उदासीनता वक्र बने, IC1, IC2, IC3, ये किसी को भी नहीं काटते। आय जो है हर उदासीनता वक्र जो जितना ऊपर होता है वो उतना ज़्यादा अधिक प्रभावी होता है। और अगर उपभोक्ता को किसी में भी अगर तीनों में चूज़ करने की बात आई तो वो जो उदासीनता वक्र ऊपर दिया होगा उसी को वो चूज़ करेगा, उसी को वो पसंद करेगा। फिर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के जितने निकट होता है, देखिए जो पॉइंट मैं आपसे बता रहा था वो पॉइंट यही है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के जितने निकट होता है वो उतने ही छोटे संयोगों को प्रदर्शित करता है और दूर होने पर बड़े बंडलों को प्रकट करता है। अर्थात जो IC1 है ये छोटे संयोग को प्रदर्शित कर रहा है, और IC2 और IC3 जो है वो क्रमशः ज़्यादा बंडलों को प्रदर्शित कर रहे हैं, ज़्यादा बड़े संयोगों को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जब अगर किसी भी उपभोक्ता को एक ही बंडल में अगर आपको एक ही उदासीनता वक्र में अगर कोई बंडल चूज़ करना हो तो उसके प्रति वो उदासीन रहता है। जबकि अगर उसको अगर दूसरे उससे ऊपर वाले और या मूल बिंदु से दूर वाले को अगर उसको चूज़ करना पड़ेगा तो उसमें क्या है वो उस उदासीनता वक्र को चयन करेगा जो मूल बिंदु से ज़्यादा दूर होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये 6 क्वेश्चन जो हैं इनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको आप जो मैंने वीडियो को आप दोबारा देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसको PDF
अपने, जैसे मैंने आपसे कहा, कमेंट बॉक्स में आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा तो आपको उसका PDF भेज दूंगा। और आने वाले वीडियो में और भी ऐसे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो मैं आपको इसमें देता रहूँगा, उसका वीडियो बना दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।